नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना नीलेश भैया आज आ गया हूँ क्लास 11th का लेक्चर लेके। हाँ, आप लोग सब लोग सही सुन रहे होंगे और आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा कि आज नीलेश भैया क्लास 11th का ग्रेविटेशन चैप्टर लेकर आ गए। भैया देखो, ग्रेविटेशन मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि बहुत डिमांडिंग चैप्टर है और इस समय लोग थोड़ा सा फंस भी इसमें रहे हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, इंटरेस्टिंग के साथ साथ डिमांडिंग भी है, दोनों चीज़ इसमें बहुत अच्छे से लगती है। और पता है, ये चैप्टर मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, इसका एक रीज़न और है कि अगर हम ग्रेविटेशन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे ना, तो हम जैसे ही क्लास 12th में जाएंगे, हमारा जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा एज यूजुअल ग्रेविटेशन की तरह है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं वहाँ पे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए, यहाँ पढ़ेंगे फील्ड मास के लिए। यहाँ हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, वहाँ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो बेसिक लेवल एकदम 9th क्लास से हम चैप्टर को शुरू करेंगे और धीरे से हम जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक लेके जाएंगे। हाँ, मैं देखो पहले ही बता रहा हूँ, 11th का मैं जो भी लेक्चर्स वगैरह बनाऊंगा, मैं हाँ तुम देख रहे हो कि पीछे वाइट बोर्ड वगैरह कुछ नहीं है, मैं पेन टैब पे बना रहा हूँ लैपटॉप स्क्रीन के साथ जो सेटअप है। ठीक है, इसके थ्रू हम लेक्चर करेंगे और क्योंकि 11th में मुझे क्वेश्चंस करते जाना है, तो मेरे साथ धीरे धीरे सब लोग पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। हाँ, मैं बोर्ड्स भी कवर अप कराता चलूँगा, मेंस को भी कराऊंगा, एडवांस को भी कराऊंगा, तो नीट भी करेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एक टॉपिक को मैं बताता जाऊंगा कि कौन सा टॉपिक हमारे मेंस के लिए है, कौन सा एडवांस के लिए है, कौन से हमारे नीट के लिए है, या हमारा कौन सा बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो शुरू करें हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर क्या है हमारा, जिसका नाम है हमने ग्रेविटेशन। तो अगर हम ग्रेविटेशन की बात करें तो व्हाट इज ग्रेविटेशन। देखो, असलियत में तो ग्रेविटेशन एक फिनोमिना है। जनरली बहुत बेसिक लेवल पे बात को समझना कि ग्रेविटेशन क्या है, फिनोमिना। भैया हम एक शब्द और पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है, ग्रेविटी। क्या क्या पढ़ा हमने, एक पढ़ा हमने ग्रेविटेशन और एक पढ़ा हमने ग्रेविटी। भैया आपकी राइटिंग बहुत खराब है। अबे मेरी गलती नहीं है इसमें, ठीक है, नर्सरी वाली मैम की गलती थी, वो हाथ पकड़ के लिखवाती नहीं थी, इसलिए मुझे बहुत दिक्कत हुई है। अब पता नहीं मुझे नर्सरी में किसने पढ़ाया था, मुझे खुद नहीं पता। ठीक है, हाँ स्कूल का नाम पता है बट। तो दो वर्ड है, शब्द है, एक है ग्रेविटेशन, एक है ग्रेविटी। देखो जो ग्रेविटेशन होता है ना बच्चों, ग्रेविटेशन इट्स अ यूनिवर्सल फोर्स। यहाँ भी लगेगा, वहाँ भी लगेगा, हर जगह पूरे ब्रह्मांड में लग रहा है। लेकिन ग्रेविटी क्या है, बहुत सारा बच्चा बहुत मिसकंसेप्ट होता है बचपन में कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशन दोनों सेम है क्या। भैया नहीं, ग्रेविटी अलग है, ग्रेविटेशन अलग है। ग्रेविटी इज द एक्सेलरेशन। ग्रेविटी क्या है, हमारा एक एक्सेलरेशन है बेसिक सा, ठीक, जिसकी वैल्यू हम लोग, हाँ वही क्या छोटा जी, हाँ छोटा जी, जिसकी वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतनी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं ग्रेविटी में। ठीक, लेकिन व्हाट इज ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन क्या है, एक फोर्स है। जैसे हमने फोर्स को पढ़ा था, हमने 11th में पढ़ रखा है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हमको क्या पढ़ाया गया था, फोर्स के बारे में पढ़ाया गया था। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, न्यूक्लियर फोर्स पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा था ना। उसी तरीके का एक टाइप ऑफ फोर्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स है, फिर से मेरी बात को ध्यान से दे देना, वेक्टर है और फोर्स हमारा वेक्टर है। तो इसमें हमारे ग्रेविटेशन के दो फॉर्मूले आएंगे, एक इसका स्केलर मतलब जो उसका मैग्नीट्यूड देगा, एक हमारा वेक्टर फॉर्म आएगा जिसमें हमको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन आएगा। तो चलो शुरू करते हैं, मतलब टॉपिक अपना। ठीक, चलो देखो, इसके लिए हमको ना न्यूटन साहब ने एक लॉ दिया। सर क्या लॉ दिया भैया। देखो लॉ बहुत मज़ेदार था, समझना मेरी बात बहुत प्यार से, मज़ा आ जाएगा तुम लोग को। मतलब मैंने इस पर बहुत काम किया है, इसलिए इसका लेक्चर लेट आया। बहुत बच्चा डिमांड कर रहा था भाई 11th का लेक्चर लाओ, 11th का लाओ, तो समय लगा, लेकिन बढ़िया कंटेंट लाएंगे, चिंता वाली बात नहीं, डोंट चिंता, आई एम जिंदा। तो अब चलो जानते हैं हम लोग कि न्यूटन ने हमारे ग्रेविटेशन लॉ में क्या क्या बताया। समझना मेरी बात। न्यूटन साहब ने कहा कि एक मास हमारा यहाँ पे है, एक मास है जिसको हमने नाम दे दिया m1, दूसरा मास हमने यहाँ रख दिया जिसका नाम हमको दे दिया m2। अब उन्होंने ये भी कहा कि इन दोनों मासेस के बीच में कुछ दूरी सेपरेशन r है, एक मास ये है, एक मास ये, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, r दिया है। तब उन्होंने एक बात ये कही कि भैया
ये जो m1 है ये कुछ फोर्स लगाएगा F12 के ऊपर, बिल्कुल लगाएगा। एक मास दूसरे मास के ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। कैसा फोर्स लगा रहा है, अरे बता रहे हैं। अब m2 मास भी इस पे लगाएगा फोर्स, कितना, F21 लगाएगा। बोलो लगाएगा नहीं लगाएगा, हाँ भैया लगाएगा। तो उन्होंने यहाँ पे दो बातें आती है कि पहली चीज कि ये अगर फोर्स लगा रहा है तो ये फोर्स हमारा कितना लगा रहा है, तो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे ना कि फोर्स लग रहे हैं तो कितने मैग्नीट्यूड के फोर्स लग रहे हैं। तो अगर हम फोर्स का मैग्नीट्यूड देखें, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है, तो ये हमारा जो भी आएगा देखते हैं। तो इसने ये कहा, लॉ में इन्होंने ये बताया कि जो लगने वाला फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास m1 m2 के। अच्छा ठीक है, इसका मतलब भैया, इसका मतलब ये कि जैसे जैसे हम मास बढ़ाते जाएंगे लगने वाला फोर्स क्या होगा, बढ़ता जाएगा। फिर कह रहा है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब जैसे जैसे दोनों मासेस के बीच की दूरी बढ़ाते जाएंगे लगने वाला फोर्स क्या होगा, घटता जाएगा। अच्छा फिर क्या है कि F इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम भैया? नहीं सर, नो प्रॉब्लम। अगर हम इन सबको एक ही पैनल में रख दें, कैसे, प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट लगेगा, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो यहाँ जो कांस्टेंट लगेगा दैट इज g, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो ये जो हमको फॉर्मूला मिला, ये हमको किसका मिल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। यही फॉर्मूला हमको न्यूटन ने बताया था अट्रैक्शन का। कितना फोर्स लगा रहा है, इतना फोर्स लगा रहा है। कितना भैया, m1 mg m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अगर यहाँ पे थोड़ी सी बेसिक चर्चा और अगर हम करें तो यहाँ पे जो हमारा g है उसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मतलब सर अगर ये कांस्टेंट है तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, हाँ होगी। दिस इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू होगी किसकी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जी की। यूनिवर्सल फोर्स है, जी हमेशा इसी फोर्स पे आप पे लगाता है क्या, फोर्स। यहां तक सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत? देखो ये जो फॉर्मूला आया है ना, ये फोर्स का क्या आया है भाई, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आया है। अभी हमने डायरेक्शन नहीं बताया है। अब अगर हम इसकी छोटी छोटी बात को चर्चा और करें तो छोटी छोटी बातें समझते हैं, तो ध्यान से समझना नोट के साथ। चलो आओ हम लोग करते हैं हमारा पहला नोट, नोट नंबर 1। पहला नोट हमसे बच्चों ये कहता है कि ये जो फोर्स है हमेशा अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव नहीं होता। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ऑलवेज अट्रैक्टिव, ठीक, रिपल्सिव नहीं होता। अगला केस, नेक्स्ट नोट। दूसरा नोट हमसे बच्चा ये कहता है कि सपोज करना कि रियलिटी में मैं अगर आपसे ये कहूं कि यहां पे हमारा एक मास m1 है, यहां पे हमारा कोई मास m2 है, इनके बीच में दूरी सेपरेशन r है। भैया ये इस पे F1 2 पे फोर्स लगा रहा है, F2 1 पे फोर्स लगा रहा है। काहे लगा रहा है? मुद्दा ये है कि अगर ये फोर्सेस लग रहे हैं तो लग क्यों रहे हैं? ऐसा ब्रह्मांड में क्या है जो इनको एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट करा रहा है? मान लो तुमने किसी को देखा, बस अट्रैक्ट हो रहे हो अगले वाले की तरफ, तो तुमको तो फीलिंग है ना, तुमको सामने वाली पार्टी पसंद आ गई, तुम्हारे अंदर से फीलिंग निकल गई, क्या बहुत बढ़िया है, काश इसी के साथ जिंदगी होती, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर लगता। लेकिन लगा कौन रहा है? तो हमारे ब्रह्मांड में एक पार्टिकल काम करता है, ब्रह्मांड बोलो थेनोस वाली लैंग्वेज,
ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में एक पार्टिकल काम करता है जिसका नाम है ग्रेविटॉन। ग्रेविटॉन, और इस ग्रेविटॉन पार्टिकल की बच्चा साइकिल चलती है, इसको हम कहते हैं साइकिल ऑफ ग्रेविटॉन। इस ग्रेविटॉन पार्टिकल की वजह से हमेशा मासेस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। एक मास दूसरे को अट्रैक्ट करता है, दूसरा मास पहले को अट्रैक्ट करता है। अब भैया एक बात बताओ, मान लो इन दोनों के बीच तो एकदम बढ़िया अट्रैक्शन चल रहा है, क्या अगर हम इसके बीच में कोई तीसरी पार्टी ले आए तब क्या होगा? अरे भैया ब्रेकअप, यही होगा ना? अरे नहीं बे, यहाँ ब्रेकअप नहीं होगा, समझो मेरी बात। मान लो यहाँ कोई मास M1 है या हमारा कोई मास M2 है, इनके बीच में बढ़िया सा अट्रैक्शन चल रहा है, F12 पे फोर्स लगा रहा है, F21 पे लगा रहा है। अगर कोई तीसरा मास इंट्रोड्यूस कर दें हम M3, मान लो यहाँ हमने इंट्रोड्यूस कर दिया M3, तो क्या इन दोनों के लगने वाले फोर्स पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि ये भी मास है, तो किसी तीसरे पार्टिकल को इंट्रोड्यूस करने से बाकी दोनों पे लगते हुए फोर्सेस पे ज़रा भी फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ रही है आप लोगों को ये बात? बहुत अच्छे से समझ गया ना? बहुत, एक नंबर भाई। ठीक, अगर मान लीजिए भैया एक और काम करें, है तो फोर्स ही ना, चौथा पार्ट है तो फोर्स ही ना, हाँ फोर्स है। कितना, क्या इस फोर्स को कभी ख़त्म किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। अगर हम मान लीजिए इन दोनों के बीच में एक मास को हम यहाँ रख दें M1 को, दूसरे मास को बहुत अनंत दूरी पे रख दें M2 को अनंत दूरी पे रख दें, डिस्टेंस क्या है? इन्फिनाइट, तो क्या फोर्स जीरो हो जाएगा? नहीं भाई, फोर्स जीरो नहीं होगा, लेकिन पता ही नहीं क्या होगा। फोर्स कैसा होगा? अनडिफाइंड हो जाएगा, हमको खुद नहीं पता होगा फोर्स कितना होगा। ठीक, तो यहां तक बातें आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। अब सब लोग हेडिंग डालते हैं हम लोग, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। देखो वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या है? वेक्टर फॉर्म ही एक ऐसा टॉपिक है जो हमको इसका डायरेक्शन बताएगा। तो हेडिंग डालते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। मैंने बोल दिया था ना? नहीं, ग्रेविटेशन, वो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली फीलिंग में बोल दिया। फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन लॉ, ग्रेविटेशन लॉ। अरे एक्चुअली कोटा में ना ये दोनों चैप्टर साथ में पढ़ाया जाता है, मतलब 11th में इसको पढ़ा दो या 12th में इसको पढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रॉपर में तो इसके बाद उसको पढ़ाओ या उसके बाद इसको पढ़ाओ, दोनों यही चलता है। ठीक, आगे चलते हैं। आप कोटा में पढ़े हो क्या? हाँ ठीक। तो अब देखो यहाँ पे क्या सीन है। मान लो एक मास आपका यहाँ रखा हुआ है, यहाँ, जिसको हमने कह दिया हमारा मास, सपोज करिए M1 यहाँ रखा है। दूसरा मास हमारा यहाँ रखा हुआ है M2, इसको हमने क्या मान लिया? M2 यहाँ पे रखा है। अब ये हमारा यहाँ से हमने क्या कर दिया? एक एक्सिस ड्रॉन कर दिया। एक्सिस कैसा? आर्बिट्री एक्सिस। अगर हम एक्सिस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने एक इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉन की है, ये ठीक। हमको पता है कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? मान लेते हैं कोई दूरी R1 होगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं क्या होगी? R2 होगी। तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर कहेंगे। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? R2 माइनस R1, या कोई R फाइनल इज इक्वल टू R2 माइनस R1, सब वेक्टर है, ये ध्यान रखना। अब ये इस पे इधर फोर्स लगा रहा है, F12 पे लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा, F21 पे लगाएगा। तो फोर्स तो लगा रहा है, लेकिन ये एग्जैक्टली किस एक्सिस पे हमको पता नहीं। तो यहाँ पे हम जिस चीज़ का काम लेंगे, हेल्प लेंगे, हम लेंगे, हमको तो ये पता नहीं कि हमारे मासेस एग्जैक्टली किस एक्सिस पे रखे हैं। हाँ, लेकिन हमको ये पता है कि हमारा मास किसी x, y कोऑर्डिनेट पे रखा है। बात समझ में आ रही है ना? अगर मैं ये कह दूं कि ये हमारा मास किसी x, y कोऑर्डिनेट पे है, ये भी किसी x, y कोऑर्डिनेट पे है, ठीक। तो लेकिन एग्जैक्टली किस कोऑर्डिनेट पे नहीं पता, मतलब इसका कुछ हिस्सा x पे है और कुछ हिस्सा y पे है। तो कितना हिस्सा x पे है, कितना हिस्सा y पे है, इस चीज़ को कौन बताता है? यूनिट वेक्टर बताता है। अरे कोई प्रॉब्लम? हाँ याद आया भैया, यूनिट वेक्टर बताता है। तो व्हाट इज यूनिट वेक्टर, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा।
यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, मान लीजिए इसको ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर को, तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये होता है हमारा यूनिट वेक्टर। और हमारा जो ये नीचे का मॉडुलस फंक्शन होता है ना, वो देखो होता क्या है, वेक्टर ए अपॉन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो सेम चीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? फोर्स कितना लग रहा है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप हम यहाँ कर देंगे। आर कैप क्या है, हमारा पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम ले लेंगे। क्या ही करेंगे हम, अपने पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो मिलेगा क्या, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर इंटू वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर। उठा के यहाँ रख देते हैं, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे आर क्यूब इंटू वेक्टर आर। ये आया हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ का वेक्टर फॉर्म। सर कैसे पता चलेगा, अरे यहाँ जो ये है ना आर कैप वेक्टर आर, ये आपको बताएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के टर्म्स में होगा। इसको हम अपन कहते हैं वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म ये हमारा क्या कहला जाएगा बच्चा, वेक्टर फॉर्म। तो ये रहा हमारा टॉपिक, समझ आ गया? अरे नहीं आया तो कमेंट कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे, मस्ती करते चलेंगे, ठीक है? कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन? नो फ्यूजन। आगे चलें, पक्का? चलो, अरे वाह सवाल आ गया, और सवाल करते हैं, मज़ा आ जाएगा, कभी सवाल करने में मज़ा आएगा। चलो सवाल क्या कह रहा है हमसे, देखो क्वेश्चन कह रहा है, अ मास ऑफ अ प्लैनेट ऑफ जुपिटर, अ मास ऑफ प्लैनेट जुपिटर इज 1.9 इंटू 10 टू द पावर 27 kg। देखो सवाल करने में ना तुम लोग बहुत डरते हो 11th क्लास वाले, तो सवाल से देखो कभी भी बच्चों डरना नहीं चाहिए। मैं तुमको बताता हूँ सवाल करने का बेसिक फंडामेंटल क्या है। तुम इतना बड़ा क्वेश्चन देखते हो, डर जाते हो, तुम क्या करो ना, सबसे पहले सवाल में गिवन देखो कि दिया क्या क्या है सवाल के अंदर, ठीक, कौन सा मसाला कितना दिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे गिवन देखूँ तो सबसे पहले एक प्लेनेट का मास हमको दिया हुआ है, एक m1, ठीक, फिर यहाँ पे कोई दूसरा m2 दिया हुआ है, फिर क्या आ रहा है, एंड दैट ऑफ द सन इज इतना kg, द मीन डिस्टेंस ऑफ द जुपिटर फ्रॉम द सन, मतलब एक मीन डिस्टेंस जुपिटर से सन तक की जो दूरी दी हुई है, आर की वैल्यू भी आपको यहाँ दी हुई है 7.8 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स विच द सन एक्सर्टेड ऑन जुपिटर, या सन की वजह से जुपिटर पे जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। अब इसमें एक चीज़ और कहा है, एज्यूम दैट जुपिटर मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द सन, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ जुपिटर। अरे शानदार, बहुत ही शानदार सवाल। आपको तो यही तो निकालना है, चलो अब निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम फोर्स निकाल लेते हैं, सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, फोर्स निकालते हैं। चलो तो फोर्स कैसे निकालेंगे, मास की वैल्यू आपको दी हुई है कितना, m1 की वैल्यू मान लेते हैं, मास ऑफ जुपिटर mj ले लेते हैं, माइकल जैक्सन मास ऑफ जुपिटर 1.99 इंटू 10 टू द पावर 30 kg, ठीक। दूसरा गिवन क्या हुआ है, एक को स्मॉल m मान लेते हैं, दूसरा m है हमारा 1.9 इंटू 10 टू द पावर 27 kg, ठीक है। अब इनके बीच में डिस्टेंस r जो दिया है वो दिया है हमको 7.8 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर में दिया है, और g की वैल्यू हम जानते हैं 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, यही दिया। अब उठा के रख दीजिए, F बराबर g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आप पूरी की पूरी वैल्यू रखिए, पूरी वैल्यू बोले तो g की वैल्यू कितना 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 1.99 इंटू 10 टू द पावर 30 kg, ठीक, इंटू 1.9 इंटू 10 टू द पावर 27 kg अपॉन आर हमारा कितना है
7.8 इंटू 10⁻11 मीटर। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो लगभग वैल्यू आएगी आपकी 4.145 इंटू 10⁻23 न्यूटन। अरे शानदार, इतना हमको फोर्स आ गया। क्या सर इसमें डायरेक्शन नहीं पूछा था क्या? नहीं, आपसे सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछा था कि कितना न्यूटन फोर्स लगाएगा। अब देखो दूसरा वाला क्या कह रहा है, एज्यूम दैट जुपिटर मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द सन, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द जुपिटर। सुनो मेरी बात, देखो इसका मैं तुमको ट्रिक समझाता हूँ, ये तुम लोग खुद से करना। देखो केस का ये फर्स्ट वाला पार्ट था, अब हम लोग यहाँ करते हैं हमारा सेकंड वाला पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि ब्रह्मांड में अगर कोई भी चीज़ गोल 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 किसी भी चीज़ के घूम रही है, ठीक, समझ कर लो कि एटम है, एटम का न्यूक्लियस है, उसके इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ गोल 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 घूम रहा है। अब अगर इलेक्ट्रॉन हमारा चारों तरफ घूम रहा है तो तुमको पता है कि जब कोई भी चीज़ किसी के चारों तरफ घूमती है तो दो ही प्रकार का फोर्स लगाती है, एक तो सेंट्रीपिटल लगाती है, एक सेंट्रीफ्यूगल लगाती है। यस और नो? मान लो ये हमारा जुपिटर सन है, ये हमारा जुपिटर ऑर्बिट है, और यहाँ पे हमारा जुपिटरवा घूम रहा है, मान लो जुपिटर और ये सन। तो जब ये v वेलोसिटी से घूमेगा तो इनके बीच में एक फोर्स लगेगा Gm1m2/r², अट्रैक्शन यूनिवर्सल। और बाहर की तरफ इस पे जो फोर्स लगा रहा है वो क्या लगाएगा, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल, mv²/r, mv²/r किसके बराबर हो जाएगा? अरे हाँ ना बोल दे भाई, Gm/m/r² के, है ना। तो वैल्यू रिलेशन क्या बोला, सोचना, मतलब सोचने वाली बात है ना यहाँ पे। तो रिलेशन आपको क्या मिलेगा, mv²/r बराबर Gm/m/r², r से r कैंसिल, अरे हाँ ना, m से m कैंसिल, तो बचा क्या, v² बराबर Gm/r। तो v इज इक्वल टू √Gm/r, √Gm/r। अरे हाँ या ना, ये आ गई आपकी रफ्तार। अब यहाँ पे आप g की वैल्यू रख दीजिए, मास ऑफ जुपिटर रख दीजिए, बड़ा है ना, हाँ, मास ऑफ जुपिटर रख दीजिए और रेडियस रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत, बेसिक सा सवाल था। आगे चलें, इसी से रिलेटेड मैंने अगला क्वेश्चन भी डाल रखा है, ठीक, आओ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भैया एक और सवाल आ गया। सवाल हमसे कह रहा है 2 पार्टिकल ऑफ ईच मास m, दोनों का मास m है, 2 पार्टिकल है, दोनों का मास m है, गो अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल R। बहुत शानदार मजेदार सवाल है भाई, रेडियस r है, दोनों के बीच गोल गोल घूम रहा है। अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल, भाई एक तो सीधी बात है, एक मास दो मास है तो दोनों के बीच में म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगेगा। देखो म्यूचुअल का मतलब क्या है, मतलब समझो कि ये भी उस पर लगा रहा है फोर्स, ये भी उस पर फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स दोनों तरीके से लग रहा है, समझा। अगर इसने m1 m2 पे लगाया तो m2 ने m1 पे भी तो लगाया। भाई तुमने किसी को देखा, उसने भी तो तुमको देखा, तभी तो अंडरस्टैंडिंग बनेगी। मान लो अगर मना कर दी तब, या कर दिया, ऐसा थोड़ी कि लड़कियां मना करेगी, लौंडे भी शक लौंडे भाई, ठीक है। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, फाइंड द स्पीड, वेलोसिटी पूछ रहे हैं, आसान है यार। क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, और क्या। g दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है मास का, तो f बराबर क्या हो जाएगा, f Gm इंटू m अपॉन, भाई 2 है तो दैट इज 2r का स्क्वायर, ठीक। तो अब उठा के रख लो, Gm²/4r², तो ये तो हमारा फोर्स लग गया, ठीक। अब इसी को सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेट कर दो तो टोटल फोर्स इतना लगा, तो कितना, Gm²/4r² बराबर mv²/r। तो यहाँ से आपको v इज इक्वल टू अंडर रूट क्या मिल जाएगा, Gm/4r। भैया पिछले वाले सवाल की तरह एग्जैक्ट ये सवाल था, बोलो आया नहीं आया, मस्त है ना, आसान है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना किसी को, आसान सा सवाल आ गया। इतना मीटर पर सेकंड इसकी रफ्तार होगी,
पक्का? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। और ढेर सारे सवाल आप लगाते चलिएगा। मजेदार सवाल देखो, अगला जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है और समझते हैं। तो देखो, बहुत आराम आराम से समझो चीज़ों को। देखो, सपोज करो यहाँ पे हमारा कोई एक मास है, ये मास m1 है, ठीक। अब इससे कुछ दूरी पे हमने मास रख दिया, यहाँ से इस दूरी पे भी हमने एक और मास रखा, इस दूरी पे हमने एक और मास रखा। समझना, बहुत अच्छे से समझते चलना भाई। यहाँ पे रख दिया हमने एक मास, ये ठीक। यहाँ पे रख दिया हमने एक मास, ये। यहाँ पे भी हमने रख दिया एक मास, ये, ठीक। ये मास m1, इसको हमने कह दिया मास m2, इसको कह दिया हमने मास m3, इसको कह दिया हमने मास m4। अब समझना, ये m1 पे इस m4 की वजह से भी अट्रैक्शन लगेगा और m1 का m4 की वजह से भी लगेगा। अरे हाँ या ना? बहुत शानदार। मतलब इसने इस पे फोर्स लगाया R41, ठीक है। इसने लगाया, दूरी इनके बीच कितनी थी? R21। इनके बीच में दूरी कितनी थी? R31। तो अब मेरी बात ध्यान से समझना, तो इसने भी तो इस पे फोर्स कितना लगाया? F31 का। इसने इस पे फोर्स कितना लगाया, या इसने इस पे फोर्स कितना लगाया? M1 कह लो या 14 कह लो, F14। इसने इस पे कितना फोर्स लगाया? F21। अल्टीमेटली इसने अपना इंडिविजुअल फोर्स लगाया, इसने भी अपना इंडिविजुअल फोर्स लगाया, इसने भी अपना। लेकिन इस बेचारे पे नेट फोर्स बढ़ गया ना, इस बेचारे वाले पे नेट फोर्स बढ़ गया। अच्छा चलो मैं तुमको एग्जांपल समझाता हूँ, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते। मान लो तुम्हारे क्लास में कोई बहुत 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 ही सुंदर कन्या है। अब उसको एक बंदे ने भी गिफ्ट पहुँचाया, दूसरे ने भी उसको गिफ्ट पहुँचाया, या तीसरे को भी उसने गिफ्ट पहुँचाया, ठीक। भाई इसने तो इंडिविजुअली दिया, सामने वाले ने भी इंडिविजुअली दिया, लेकिन जो सुंदर कन्या है उनके ऊपर नेट गिफ्ट बढ़ गया नहीं बढ़ गया? तो भाई m3 की वजह से m1 पे फोर्स, m4 की वजह से m1 पे फोर्स, m2 की वजह से m1 पे फोर्स, तो m1 पे तो नेट फोर्स बढ़ गया ना? अरे बढ़ा नहीं बढ़ा? पक्का। तो इस पूरे फोर्सेस का सम को हम कहते हैं यहाँ पे टोटल सम। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो क्या ही करेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ले लेंगे F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 प्लस Fn तक, जितना भी फोर्स आ जाए सबका हम समेशन ले लेंगे। तो फोर्स अल्टीमेटली लगेगा क्या? 1 2 पे जो फोर्स होगा वो कितना होगा? माइनस ऑफ G M2 M1 अपॉन R21 का होल स्क्वायर इंटू R कैप 21। देखो वही वेक्टर वाला है, या तो अगर तुम यूनिट वेक्टर रख के नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुमको R क्यूब मिल जाएगा, और वेयर R कैप इज द वेक्टर, R इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ, पता चल जाएगा आपको पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो टोटल फोर्स निकालने का तरीका को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जब अलग अलग पॉइंट से, अलग अलग सेगमेंट से आपको किसी एक पॉइंट पे फोर्स निकालना है तो उस फिनोमिना को हम किस में यूज करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में। बोलो आया नहीं आया? पक्का? कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं कंफ्यूजन है? बहुत शानदार, आई होप एज एक्सपेक्टेड। आगे चलें, चलो। अब आता है हमारा अगला हेडिंग, दिस इज मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ। देखो इस अर्थ पे हम हमारा मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो अब ऐसा तो नहीं कि अर्थ के नीचे गए, हम तराजू लगा दिए और अर्थ का मास पता चल गया, ऐसे नहीं पता चलता। इस टॉपिक को मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ, इसके बाद, हाँ इस वाले टॉपिक के बाद मैं पिछले टॉपिक को बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या मतलब है? ये इकलौता ऐसा एक्सेलरेशन है जो कि अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींच के लगाता है, ठीक। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूसेस बाय द प्लैनेट। किसी भी ब्रह्मांड में
प्लैनेट के द्वारा लगाए गए हुए एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। समझ रहे हो ना, हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लगता है। भाई कोई भी बॉडी है, जैसे हमारा ये अर्थ है, ये अर्थ का हमारा क्या है, सेंटर है, तो अगर जी की वैल्यू लगनी है, यहाँ पे रख दिया सामान, नीचे की तरफ लग रहा है, यहाँ रख दिया अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट तो भी यहाँ लग रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेंटर से लगती है, लेकिन सेंटर पे जीरो होती है, ये भी एक सत्य है। सेंटर से लगती है लेकिन सेंटर पे जीरो होती है। बात को बहुत प्रैक्टिकली पकड़ के समझना भाई, ठीक है। सेंटर से लगती है लेकिन सेंटर पे जीरो होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो भैया अर्थ पे कितनी होती है, अरे हाँ याद आया, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो होती है ना। हाँ, लेकिन ये वैल्यू हमारी कैसे आई, इस बात को हम जानते हैं। तो हेडिंग सब लोग डाल लीजिए, रिलेशन बिटवीन छोटा जी एंड बड़ा जी। छोटा जी बड़ा जी का मतलब क्या हुआ, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बीच में जो रिलेशन है, जो संबंध है, हम वो निकालते हैं। आओ समझते हैं। देखो बहुत आराम आराम से समझना, बहुत धीरे धीरे सी बात है, अच्छी चीज़ें हैं। देखो सपोज करो ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, ये हमारे अर्थ का सेंटर है, ठीक, जिस पे हमारे अर्थ का टोटल मास m कॉन्सेंट्रेटेड है इस सेंटर पे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने ले ली रेडियस r, मतलब आर बोले तो रेडियस ऑफ अर्थ। अब मैंने यहाँ पे कोई मास रख दिया m, जो नीचे की तरफ अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है। इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ भी कहते हैं, समझना, ठीक है। इस पॉइंट को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ भी कहते हैं। अब देखो हम सबको पता है कि अगर हम बॉडी अगर इस तरीके से रखेंगे तो बॉडी नीचे की तरफ mg फोर्स लगाएगी, जो किसके इक्वल होगा, f के। तो समझना, तो जो f लग रहा है वो कितना लग रहा है, mg बराबर लग रहा है। लेकिन इस मास का और इस मास के बीच में एक और फोर्स लग रहा है, कौन सा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ वाला फोर्स, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो लग ही रहा होगा ना, हाँ भैया ये तो लग ही रहा है। कितना लग रहा है, जी m बोले तो मास ऑफ अर्थ, और जो मास रखा है अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर बराबर mg। कोई प्रॉब्लम, m से m कैंसिल, बचा क्या, जी एम ई बाई आर ई का होल स्क्वायर बराबर जी। ये हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ की वैल्यू आ गई। अब देखो हम लोग कहते हैं ना जी की वैल्यू कांस्टेंट है, जी की वैल्यू कांस्टेंट है, ये देख लो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ बदल नहीं सकता कांस्टेंट, रेडियस ऑफ अर्थ हमारा कितना कांस्टेंट, तो हमारे जी की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट। और ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली हमारी आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतनी आती है वैल्यू। समझ आई बात। तो अगर हम क्या करेंगे, वेयर जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, ये क्या है हमारा, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। बोलो समझ आई बात। सारी वैल्यू भैया कांस्टेंट है, इसीलिए हमारा ये वैल्यू भी क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। बोलो क्लियर है ना। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, भाई ऐसे नीचे आना, तो ये खींच कौन रहा है, धरती माता में से कोई हाथ आ रहा है खींच के तो नहीं ले जा रहा है ना, नहीं, ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है हमारा अर्थ। अर्थ ही नहीं, दुनिया का कोई भी प्लैनेट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, कहीं पे कम होता है, कहीं पे ज़्यादा होता है। अगर हम कम ज़्यादा की बात करें, बहुत ध्यान से समझना, अगर मैं कम ज़्यादा की बात करूं, कोई कहे भैया हमको बताइए जुपिटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, ठीक है नो प्रॉब्लम, हमको जुपिटर का मास बता दीजिए और जुपिटर का रेडियस बता दीजिए, हम बता देंगे, क्योंकि जी की वैल्यू तो हर जगह सेम लगनी है, जी की वैल्यू ऑलवेज सेम, ठीक, कोई प्रॉब्लम, नोट कर लीजिए। आगे चलें। अब हम यहां पे आप लोगों को बताएगा व्हाट इज मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ। आओ कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले क्या जानते हैं हम, मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ क्या है, हमने अभी अभी जाना कि G इज इक्वल टू जी एम ई बाई आर ई का
होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल नहीं सकते m इज इक्वल टू जी आर ई का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ भी हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो आर ही हमने लिया है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ अर्थ भी लेंगे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा अपॉन जी, वैल्यू उठा के रख दीजिए। m इज इक्वल टू 9.8 इंटू 6 लगभग ये 6400 किलोमीटर कहलाता है, लेकिन एग्जैक्टली 6.37 इंटू 10⁶ इतना है, अपॉन r का स्क्वायर है ना, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इफ वी सॉल्व, जो मास ऑफ अर्थ हमको मिलेगा वो टोटल मिलेगा 6 इंटू 10⁻24 kg। ये हमको मिल गई हमारी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू ऑफ अर्थ। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ये तराजू से तौली हुई वैल्यू नहीं आई है, ये हमारी मानी हुई वैल्यू है। हमने किसके रेफरेंस में निकाला? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट और रेडियस ऑफ अर्थ। ये तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमको पता थी, फिजिकल क्वांटिटीज़ हमको पता थी, जिनकी हेल्प से हमने मास ऑफ अर्थ को कैलकुलेट कर लिया। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आगे चलें, चलो अब निकालते हैं व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ अर्थ, व्हाट इज़ एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। सर आसान है सर, बचपन में पढ़ा है डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो बस शानदार है। मास इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। भैया मास की वैल्यू निकालनी है कि डेंसिटी निकालनी है? एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ निकालनी है, मतलब हमको रो निकालनी है, तो हमको सब पता है ना, कोई प्रॉब्लम, पहले निकाल लेते हैं। देखो वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी कितनी होती है, रो। हमको मास ऑफ अर्थ पता है, मास ऑफ अर्थ, ठीक है, m इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर बाई जी, इतना है ना, उठा के रख दीजिए। 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो बराबर जी आर स्क्वायर बाई जी। तो यहाँ से रो की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 3g/4 पाई जी इंटू आर। ये आपको क्या आ गया, डेंसिटी ऑफ अर्थ। ये लीजिए, ये आपको क्या आ गया, डेंसिटी ऑफ अर्थ, डेंसिटी ऑफ अर्थ ये आ गया हमारा। कोई प्रॉब्लम? सर नो प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या ऐसी कोई वैल्यू होती है? हाँ बिल्कुल होती है। हम इसको जाने अप्रॉक्सीमेटली 5500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इतनी हमारे अर्थ की हम डेंसिटी मान लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो बता दे भाई मुझे, पक्का?